हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नया टेलीकम्युनिकेशन बिल। इसमें देखे जाएं तो कई ऐसे प्रावधान किए गए जैसे फर्जी सिम लेने पर 3 साल की सजा, कोई भी सिम लेने पर बायोमेट्रिक पहचान और कोई भी यहाँ पर जो नेटवर्क है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो हैं, उनको लेकर के सरकार के द्वारा उन्हें टेक ओवर करने या सस्पेंड करने की भी इसमें अनुमति दी गई है। ओटीटी को विनियमन करने को लेकर के यहाँ पर बिल से बाहर करने जैसे कई प्रावधान यहाँ पे चर्चा का विषय बनते हैं। इससे सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इसकी प्रमुख विशेषताएं जो कि परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पर इस पूरे ही बिल का विश्लेषण करेंगे। आइए समझते हैं इस बिल में यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पहलू हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ के तौर पर मैं आपको बता दूं, इस बिल में कई ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना। सबसे जरूरी पहलू है वो है आपके द्वारा प्रयोग किया जा रहा मोबाइल, उसमें यूज किया जा रहा है नेटवर्क यानी कि सिम को लेकर के यहाँ पे देखिए जो बिल है लोकसभा में बुधवार को यानी कि 20 दिसंबर को यहाँ पर आपको लोकसभा में पारित किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के नाम से ये पारित है। इस बिल के फाइनल रिव्यू जो है वो गया है राज्यसभा में और इस बिल में देखा जाए तो फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक के यहाँ पे आपके जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही एक प्रावधान यहाँ पर और भी है कि बिल में टेलीकॉम जो भी कंपनियां हैं टेलीकॉम की, अगर वो किसी भी उपभोक्ता को सिम कार्ड यहाँ पर जारी कर रही हैं तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले अनिवार्य रूप से उन्हें बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है। अर्थात अब आपको सिम लेने पर एक बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करनी होगी किस व्यक्ति को सिम दी जा रही है। एक और प्रावधान जो यहाँ पर बहुत ही जरूरी है, जैसे कि सरकार ने कहा है इस बिल में कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों का हवाला देते हुए यदि ऐसा कोई भी मुद्दा आता है तो किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर करने या उसके मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की पूरी तरीके से इस बिल में अनुमति दी गई है। कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर कोई युद्ध जैसी स्थिति यहां पर पड़ जाती है तो सरकार जो है टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकेगी। कौन से मैसेज कहां किस नेटवर्क पर यहां पे भेज जा रहे हैं, पूरी तरीके से अधिकार जो नियंत्रण होगा वहां पे सरकार का हो जाएगा। अब यहां पर ये एक मूल मुद्दे हैं, बाकी यहां पर पूरा बिल कैसा है वो हम यहां पर एक एक करके विश्लेषण कर लेते हैं। पूरे बिल में क्या क्या प्रावधान लेकर आए हैं उनको हम डिटेल से अब देखते हैं। सबसे पहले आइए बिल के बारे में जानते हैं। देखिए दूरसंचार जो बिल है 2023 18 दिसंबर 2023 को इसे लोकसभा में पेश किया गया और दूरसंचार की गतिविधियों को रेगुलेट करने का ये प्रयास करता है। इस बिल में या भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, टेलीग्राफ वायर्स गैर कानूनी कब्जा एक्ट 1950 को यहाँ पर निरस्त करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि नया जो टेलीकम्युनिकेशन बिल है यहाँ पर किन किन बिलों को या विधेयकों को या कानूनों को प्रतिस्थापित करता है। तो 3 को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इन सभी में यहां पर देखा जाए और ये भारतीय दूरसंचार रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि ट्राई एक्ट 1997 में भी यहां पर एक संशोधन करता है। अब क्या क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले दूरसंचार संबंधित गतिविधियों के लिए ऑथराइजेशन यानी कि निम्नलिखित के लिए केंद्र सरकार से पहले ऑथराइजेशन की जरूरत होगी। किन किन चीजों के लिए? पहला, कोई भी दूरसंचार सेवा अगर प्रोवाइड कराना है तो आप केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए होगी। दूसरा, दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना करनी है, संचालन करना है, रखरखाव या उसका विस्तार करना है, इस संबंध में भी केंद्र सरकार को यहां पर आपकी मतलब केंद्र सरकार आपको अनुमति देगी, तभी आप संचालित कर सकते हैं। और तीसरा, किसी भी प्रकार के रेडियो उपकरण को रखने के संदर्भ में भी आपको अनुमति चाहिए होगी। मौजूदा जो लाइसेंस है उस अवधि तक वैध रहेंगे जिसके लिए उन्हें प्रदान किया गया है। अगर अवधि यहां पर निर्दिष्ट नहीं है तो वे 5 वर्ष तक यहां पर वैध रहेंगे। तो अब तक जो प्रावधान है, जो ये कानून है, कह रहा है कि जो भी जिसको भी अलॉटेड यहां पर आपको प्रक्रियाएं हैं वो 5 साल तक वैध रहेंगी। उसके बाद यहां पर इनका पूरा विनियमन इस तरीके से किया जाएगा। इसी तरीके से अब स्पेक्ट्रम के आवंटन को लेकर भी इस बिल में नए प्रावधान जारी किए गए हैं, जिसको लेकर के यहां पर देखा जाए तो मुद्दे जो है वो थोड़ा सा चर्चा का विषय इसलिए बन जाते हैं क्योंकि एक एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, दूसरी तरफ यहां पर जियो का जिस तरीके से वर्चस्व आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें काफी एक कह सकते हैं कि संतुलनकारी की स्थिति कैसी बनाई जाएगी वो भी समस्या रही है। अब यहां पर देखिए स्पेक्ट्रम के आवंटन को लेकर सरकार ने कहा है कि जो भी स्पेक्ट्रम नीलामी होगी उसको जो आवंटित किया जाएगा सिवाय यहां पर निर्दिष्ट उपायों को छोड़ करके इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित यहां पे उद्देश्य शामिल है। अर्थात अब स्पेक्ट्रम की आवंटन होगा और आवंटन यहां पे प्रशासनिक कह सकते हैं कि प्रक्रिया के माध्यम से यहां पर किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के दृष्टिकोण से
आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से, मौसम की भविष्यवाणी को लेकर के, परिवहन को लेकर के, सैटेलाइट सेवाएं जैसे कि डीटीएच हो गई, सैटेलाइट टेलीफोनी हो गई, और बीएसएनएल, एमटीएनएल और सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं होंगी। इन आधार पर अर्थात इन कैटेगरीज में जो है आपको स्पेक्ट्रम के आवंटन यहां पर प्रशासनिक आधार पर किए जाएंगे। इसके साथ यहां पर देखिए, केंद्र सरकार किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज का उद्देश्य दोबारा तय कर सकती है, उसे दोबारा आवंटित कर सकती है। साथ ही केंद्र सरकार किसी भी स्पेक्ट्रम की शेयरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग और उसे सरेंडर करने की भी यहां पे अनुमति आपको देती है। तो एक तरीके से सरकार दूरसंचार के माध्यम से जो बिल लेकर आ रही है, एक तरीके से नियंत्रणकारी भूमिका यहां पर स्थापित करती है, और जब चाहे जैसे चाहे की स्थिति में किसी भी प्रक्रिया के संदर्भ में सरकार यहां पर अपने आप को सर्वे सर्वा के रूप में एक तरीके से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। और एक जो वर्चस्व की बात है, यहां पर काफी सारा एक नियंत्रणकारी भूमिका आप देख सकते हैं दूरसंचार बिल के माध्यम से सरकार हासिल कर सकती है। इसके अलावा इसमें देखें इंटरसेप्शन और तलाशी का जो अधिकार है इस बिल में क्या क्या यहां पर है। सबसे पहले देखिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों की एक श्रेणी को कुछ आधारों पर इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। ऐसी कार्रवाइयां जो होंगी वो सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक आपातकाल के हित में आवश्यक या उचित होनी चाहिए, और निर्दिष्ट आधारों के हित में यहां पर होनी चाहिए, जिनमें निम्नलिखित आपको शामिल हैं। अर्थात जैसे राज्य की सुरक्षा का मामला आता है, तब आप ऐसे मैसेजेस को, 2 लोगों के बीच हो रही बात को ब्लॉक कर सकते हैं, या उनके मैसेज को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अपराधों को उकसाए जाने को लेकर, जो कि यहां पर देखा जाए सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में जिस तरीके से मैसेज के प्रवाह बहुत तेजी से यहां पर सोशल नेटवर्क का प्रयोग करके दंगे भड़काए जाते हैं, और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के दृष्टिकोण से इन मुद्दों पर सरकार जो होती है ऐसे क्षेत्रों, जैसे कि आपने मणिपुर में देखा, एक यहां पर आपको सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना हो, या फिर हम नूह में यहां पर हमने हरियाणा में देखा, तो इस तरीके की जब स्थितियां होंगी तो सरकार यहां पर इन मैसेज को इंटरसेप्ट करने की यहां पर ये बिल जो होता है सरकार को अनुमति देता है, उसको अधिकार देता है। इसी आधार पर दूरसंचार सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है। सरकार किसी भी सार्वजनिक आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में किसी भी दूरसंचार अवसंरचना, नेटवर्क, सेवाओं और अस्थायी रूप से अपने उन्हें कब्जे में ले सकती है। सरकार के द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी जो है अनाधिकृत दूरसंचार नेटवर्क का उपकरण रखने के लिए परिसरों या वाहनों की यहां पर तलाशी भी ले सकता है। तो एक तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारी सुरक्षा संबंधी उपायों को यहां पे शामिल किया गया है, और एक सरकार के एक नियंत्रणकारी भूमिका कहीं ना कहीं देने की बात इस बिल में की गई है। एक और मुद्दा जो यहां पर आपको देखने लायक है इस बिल में, अब यहां पे देखिए मानक निर्दिष्ट करने की जो शक्तियां हैं वो भी सरकार को इसमें प्रदत्त की गई हैं, कि केंद्र सरकार कहती है कि दूरसंचार के उपकरण हैं, उनकी अवसंरचना है, नेटवर्क है या सेवाओं के लिए मानक है और उनका मूल्यांकन है, ये सारी चीजें सरकार यहां पर निर्धारित कर सकती है। इसके अलावा राइट टू वे, ये क्या है? सुविधा प्रदाता जो दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए सार्वजनिक या निजी संपत्ति में राइट टू वे की मांग कर सकते हैं। अर्थात जहां तक संभव हो राइट टू वे भेदभाव रहित और गैर विशिष्ट आधार पर यहां पर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर के क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं? तो सरकार इसमें देखिए कहता है कि केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान कर सकती है, जिसमें निम्नलिखित चीजें शामिल है, जैसे कि विज्ञापन जैसे निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति। अर्थात जो भी, ऐसा नहीं हम लोग कोई भी यहाँ पे ऐप यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, वहां पे बिना अनुमति के ढेर सारे विज्ञापन आ जाते हैं, जिसको लेकर के हम यहाँ पर हमारे लिए जरूरी भी नहीं है। तो यहाँ पर इस पर रोक लगाए जाने की इसमें बात की गई है, अर्थात कि कोई भी विज्ञापन अगर दिखाना है तो पहले आपको अनुमति लेनी होगी, तभी आप वहां दिखा सकते हैं। तो एक अच्छी चीज जो ये है। इसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स का निर्माण यहाँ पर करना होगा। अगर हम यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब लगा देते हैं तो वहां पर कंपनियां हमें यहाँ पे कॉल मैसेज ना करें, और मॉलवेयर या निर्देश जो होंगी इनको यहाँ पर तुरंत सूचित करें, इसके बारे में अपडेट करें, ताकि इस तरह की गड़बड़ियों से बचा जा सके। एक चीज और यहाँ पर है, संदेशों को रिपोर्ट करने के लिए उपयोगकर्ताओं को एक व्यवस्था प्रदान करना। और दूरसंचार सेवाओं को लेकर यहाँ पर देखा जाए तो इकाइयों को शिकायतों के पंजीकरण निवारण के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था भी स्थापित करनी होगी। तो ये सारा जो प्रयास यहाँ पर आपको किया गया है, जिसके माध्यम से एक तरीके की समस्याएं दूरसंचार के क्षेत्र में सरकार एक नियंत्रणकारी भूमिका में आ रही है, काफी सारे पहलुओं पर रूल्स लेकर आ रही है। आपके अपने इसमें विचार क्या है वो जरूर साझा करें, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को जरूर ध्यान रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।